हम तो मेवाड़ी हैं, हमेशा से हर हर महादेव बोलते आए हैं और अब भी बोलेंगे। ये इस प्रकार के कथन थे माणिक्यलाल वर्मा के। वो माणिक्यलाल वर्मा जो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे, सरकार के द्वारा फरवरी 1939 में गिरफ्तार करके कपड़े फाड़ दिए थे, पीटा गया था और पेड़ से उल्टा लटका दिया गया था। खैर, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की किस प्रकार की गतिविधियां थी, कौन कौन से नेता थे, उन नेताओं की प्रमुख क्या क्या बातें, इन संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर एक टेस्ट सेशन हम रखेंगे और ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए जो आपके दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवा देंगे। फिर इन क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल का पार्ट 1 है, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे 2 या 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा अगर जानकारी देते हुए चलेंगे तो एक वीडियो में इन सब बातों को हम नहीं समेट पाएंगे, और एक वीडियो में अगर बनाएंगे तो भी फिर 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। खैर, आप इंजॉय करिए इस वीडियो को। अब शुरुआत कहाँ से करें इस मेवाड़ प्रजामंडल को? तो एक काम करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा जी की गिरफ्तारी से कर लेते हैं। इनको गिरफ्तार किया था मेवाड़ सरकार ने 2 फरवरी 1939। जगह थी देवली। देवली जो वर्तमान राजस्थान के टोंक जिला कहाँ गया, ये टोंक में जगह है देवली। यहाँ एक गांव आता है ऊजा। ऊजा गांव में सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कपड़े फाड़े, पीटा और पेड़ पे वर्मा जी को उल्टा लटका दिया गया और बहुत पिटाई की। इनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया। बाद में फिर गांधी जी के द्वारा इनके साथ किए गए व्यवहार की निंदा भी की गई थी। गांधी जी का एक समाचार पत्र छपता था जो हरिजन के नाम से था। कौन सा? ये लो, पेड़ में लिख देते हैं, हरिजन। 1933 में छपना शुरू हुआ था और 1948 तक छपता था, ध्यान रखना, 1933 से 1948। तो गांधी जी ने इस समाचार पत्र में इनके साथ किए गए इस अमानवीय व्यवहार की काफी निंदा की थी। अब ये जो हरिजन समाचार पत्र था, इसका जब नाम आया तो थोड़ी सी लगे हाथ, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हरिजनों के उद्धार के लिए, उनके पक्ष में, उनसे रिलेटेड उनकी वास्तविक स्थिति बताने के लिए गांधी जी ने इस प्रकार का समाचार पत्र निकाला था हरिजन के नाम से। हरिजन यानी भगवान का पुत्र। ये वीकली था, अंग्रेजी में छपता था, तो ध्यान रखना, साप्ताहिक। ये पूछ लिया जाता है दैनिक था या साप्ताहिक था, तो साप्ताहिक। और कौन सी भाषा में छपता था? इंग्लिश भाषा में। अब जब बात आई गांधी जी के समाचार पत्रों की तो लगे यार थोड़ा सा विषय है, इनको और देख लो और कौन कौन से समाचार पत्र हैं। तो एक तो यंग इंडिया भी था। यंग इंडिया ये इंग्लिश का था, वो साप्ताहिक था। कुछ और समाचार पत्र भी हैं, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक, ये भी ध्यान रखना। हरिजन बंधु ये गुजराती में आता था, ध्यान रख लेना। कौन सी भाषा में? गुजराती में। और हरिजन सेवक हिंदी में आता था। हरिजन सेवक ये आता था आपका हिंदी में। तो कहां से शुरुआत की हमने? माणिक्यलाल वर्मा जी से। इनकी गिरफ्तारी 2 फरवरी 1939 को देवली राजस्थान के टोंक जिले में ऊजा गांव में गिरफ्तारी हुई। इनके कपड़े फाड़े गए, पीटा गया, पेड़ से उल्टा लटकाया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। गांधी जी ने इसकी निंदा की, हरिजन समाचार पत्र में की। इंग्लिश में छपता है, साप्ताहिक है। 1933 से 48 तक वो छपता था हरिजन। इसके अलावा और भी समाचार पत्र हमने देखे, हालांकि निंदा ध्यान रखना हरिजन में की थी, बाकियों में नहीं की थी। यंग इंडिया था, वो इंग्लिश में था, वो भी साप्ताहिक था। हरिजन बंधु था, वो आपके गुजराती में छपता था। और हरिजन सेवक वो आपका हिंदी में छपता था। क्लियर है साहब यहां तक? ओके। अब सवाल आना चाहिए दिमाग में, क्यों गिरफ्तार किया? यहां से 2 फरवरी 1939 को वर्मा जी को क्यों गिरफ्तार किया? ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने मेवाड़ सरकार की आलोचना कर दी थी। किताबें छोटी छोटी किताबें बांटी थी लोगों में, मेवाड़ का वर्तमान शासन, और उसमें मेवाड़ सरकार की कार्यशैली की धज्जियां उड़ाई थी। कौन सी किताब? मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये तो किताब थी, ध्यान रखना, किताब, पुस्तिका। पर्चे भी बांटे थे, पर्चे का नाम ध्यान रखना। कई बार मैं क्वेश्चन जब बनाता हूं तो पर्चे की जगह किताब मिक्स कर देता हूं और किताब की जगह पर्चे, ताकि आप जानबूझकर गलती करो। तो ये ऊपर वाली तो किताब है, ये बांटी थी। पर्चे थे, उन पर्चों का नाम था मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ वासियों से एक अपील, ये ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ वासियों से एक अपील। मेवाड़, ये क्या पेन स्लिप होता है ना, तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, आप लिख लेना इसको। मेवाड़ वासियों से एक अपील। अब सरकार की आलोचना की, सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये आलोचना कर रहे थे अजमेर में रहकर। अब फिर दिमाग में सवाल आ रहा है,
मेवाड़ के नेता हैं, यहाँ के नेता हैं, अजमेर क्यों चले गए साहब? अजमेर में क्या कर रहे हैं? तो फिर थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अब गिरफ्तारी कब हुई? वही वापस 2 फरवरी 1939। तो इससे पहले क्या हो गया था? इनको मेवाड़ से क्यों निकाल दिया था? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लगभग साल भर पीछे चलना पड़ेगा। 24 अप्रैल 1938 को चलते हैं। तो 24 अप्रैल 1938 इस तारीख को वर्मा जी को इसके बाद कुछ समय बाद मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। तो हालांकि ये पहले से थे, मेवाड़ से बाहर थे, इनको पहले भी निष्कासित किया जा चुका था 1931 में, जब इन्होंने सत्याग्रह किया था। मैं कनेक्ट करूंगा, उन सारी बातों को कनेक्ट करूंगा, बहुत पेशेंस के साथ बैठे रहना। लेकिन यहां पर एक घटना हुई थी जिसकी वजह से सरकार और ज्यादा नाराज थी वर्मा जी से। और इस दिन क्या हुआ था? इन्होंने एक प्रजामंडल बनाया था, मेवाड़ प्रजामंडल। तो 24 अप्रैल 1938 कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़ प्रजामंडल। यहां के नेता थे मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता। उनके घर को कहा जाता था साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर बलवंत सिंह जी थे, बलवंत सिंह मेहता। किसी का भी नाम आएगा तो उनके संबंध में मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अगल बगल की जानकारियां दूं, ताकि उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं रखना पड़े। ठीक है। और वैसे भी जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर एग्जामिनर ने किसी विषय से सवाल दिया है तो अब जरूरी नहीं है वो अगला वही क्वेश्चन देगा, वो देगा तो सही, लेकिन उसके अगल बगल की जो जानकारी होंगी वहां से उठा कर दे देगा। तो मैं आपको सब बताऊंगा, बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो बलवंत सिंह मेहता के घर पे 24 अप्रैल 1938 को उनका घर साहित्य कुटीर, वहां पर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कर दिया गया। इनके घर पे किया तो ये अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बना दिया इनको, ये लो साहब आप अध्यक्ष। यहीं पर एक और व्यक्ति बैठे थे, भूरे लाल भैया, भूरे रंग के थे, भूरे रंग के नहीं थे, वैसे ही कह रहा हूं ना, याद रह जाए, भूरे लाल भैया। इनको बना दिया उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। वर्मा जी को बना दिया गया मंत्री। तो वर्मा जी ये हमारे ये बन गए साहब मंत्री, ये लो साहब हमको बना दो मंत्री। ठीक है। अब आप इनको रटो नहीं, तो मैं इनके संबंध में थोड़ी और जानकारियां आपको देता हूं। पहले बलवंत सिंह मेहता के बारे में जानकारी देता हूं। कौन बलवंत सिंह मेहता भैया? देखो, राजस्थान से 12 लोग संविधान निर्मात्री सभा में भेजे गए थे। मतलब संविधान का, भारत के लिए संविधान का निर्माण जिस सभा ने किया वो संविधान निर्मात्री सभा। 12 लोग भेजे गए थे। उन 12 लोगों में से बलवंत सिंह मेहता भी थे। याद रखने वाली बात यह है कि राजस्थान से भेजे गए उन 12 लोगों में से संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता ने किए थे, जो संविधान तैयार हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी संविधान सभा में सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, इन्होंने सबसे पहले नहीं किए थे, लेकिन राजस्थान से जो 12 लोग भेजे गए थे उसमें संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता के द्वारा किए गए थे। ठीक है। और इनके बारे में क्या ध्यान रख सकते हैं? कुछ और बातें ध्यान रखो। एक आश्रम इन्होंने बनाया था, वनवासी आश्रम, 1943 में, 1943। और बलवंत सिंह मेहता के बारे में और क्या ध्यान रख सकते हैं? देखो, एक तो महाराणा प्रताप की जयंती मनाने की शुरुआत, इसके अलावा हल्दी घाटी दिवस। 1915 में इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था, वो था प्रताप सभा। बलवंत सिंह मेहता के द्वारा क्या बनाया था? 1915 में प्रताप सभा। इस प्रताप सभा के द्वारा एक तो हल्दी घाटी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। हल्दी घाटी दिवस, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना 1576 में। और इसके अतिरिक्त प्रताप जयंती, ये इसकी शुरुआत की गई थी प्रताप सभा के द्वारा। क्लियर है साहब? ओके। तो बलवंत सिंह मेहता का परिचय आपको अच्छे से मिल गया। और थोड़ा सा परिचय दे देता हूं ताकि आप रटे नहीं, अच्छे से क्लियर हो जाए। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के लिए पहले से काम कर रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा भी कर रहे थे, बलवंत सिंह मेहता भी कर रहे थे। और बलवंत सिंह मेहता ने अपनी नेतृत्व क्षमता, अच्छी नेतृत्व क्षमता थी, और इन्होंने 8 जुलाई 1932 को बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया था। कब? 8 जुलाई 1932। जगह है पीपली, उदयपुर में आती है वर्तमान में। पीपली कहां पर? उदयपुर। इनके साथ साथ और नेता थे, 2 लोगों ने नेतृत्व किया था यहां लोगों का। एक तो बलवंत सिंह मेहता, एक रोशन लाल बोरदिया। रोशन लाल बोरदिया। ठीक है। क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि मेवाड़ के इस समय जो प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद, उससे दुखी थे। वो आए दिन कैसे ना कैसे कानून बना देते थे, लोगों पे टैक्स बढ़ा देते थे, मर्जी से टैक्स थोप देते थे। मारवाड़ में भी मैंने बताया था, मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह के समय वहां के प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद, और उनके द्वारा एक्ट लाए गए थे।
1909 का एक एक्ट लाया गया था, और भी मैंने 1922 का बताया था। तो वहाँ पर लोग परेशान थे और यहाँ सुखदेव प्रसाद को हटाने के लिए इन लोगों ने भी आंदोलन किया था। तो ध्यान रख लेना, सुखदेव प्रसाद को प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे, सुखदेव प्रसाद। हालांकि फिर सरकार ने बाद में सुखदेव प्रसाद को बाद में हटाया था और फिर बनाया कि इसको इनके बेटे को ही बना दिया था, धर्म नारायण काक को। धर्म नारायण काक। बलवंत सिंह मेहता का परिचय मेरे हिसाब से आपको अच्छे से मिल गया, सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। बलवंत सिंह मेहता से रिलेटेड मैंने आपको क्या क्या बताया, इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना। एक तो पीपली घाट आंदोलन 8 जुलाई 1932 को बलवंत सिंह मेहता, रोशनलाल बोरदिया, पीपली आता है उदयपुर में। वनवासी आश्रम इनके द्वारा बनाया गया था 1943 में, संविधान सभा में भेजे गए थे। और राजस्थान से जो लोग भेजे गए थे उसमें सबसे पहले संविधान सभा में जो हस्ताक्षर किए गए थे राजस्थान से भेजे गए लोगों में से वो बलवंत सिंह मेहता ने किए थे। ये अध्यक्ष बनाए गए थे मेवाड़ प्रजामंडल के। मेवाड़ प्रजामंडल इनके घर पे बनाया था, घर को कहते थे साहित्य कुटीर, और 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल बनाया था। ठीक है, भूरेलाल भैया पे आओ। भूरेलाल भैया कौन? भूरेलाल भैया इसके उपाध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल के। देखो, भूरेलाल भैया से रिलेटेड दो बातें बता देता हूं, उनको आप अच्छे से ध्यान रखना। एक तो अब जब ये प्रजामंडल बनाया मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को, तो सरकार ने रोक लगाई इस पर सितंबर 1938 में, 24 सितंबर 1938 को रोक लगाई। ये लिखता हूं मैं, 24 सितंबर 1938। अब सरकार ने, ये सारी डेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, मेरे को तो बड़ा लंबा टाइम हो गया तो इसलिए मेरे दिमाग में फीड है। आपको जो महत्वपूर्ण डेट है वो याद रख लेना। सरकार ने रोक लगा दी 24 सितंबर 1938 को। इन लोगों ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया 4 अक्टूबर 1938 से, सितंबर के बाद अक्टूबर में, 4 अक्टूबर 1938 को दशहरा था इस दिन, विजयदशमी। ये पूछ ली जाती है ये वाली डेट। तो विजयदशमी के दिन इन्होंने जब ये सत्याग्रह शुरू किया तो भूरेलाल भैया को गिरफ्तार किया गया था और इनको भेजा गया था सराड़ा के किले में। एक किला आता है सराड़ा, उदयपुर में आता है। ठीक है, इसको कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी। काला पानी दरअसल एक पर्याय है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां ना तो वो किसी से मिल सके, ना कोई उसकी आवाज सुन सके, ना वो किसी की आवाज सुन सके, सिर्फ वहां कैदी है, अलग थलग दूर जेल में डाल दिया जाए, तो उसको काला पानी कहा जाता है। जैसे यहाँ के अंग्रेज क्या करते थे, जो यहाँ के राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको दूर स्थान पर टिकाते थे, अंडमान निकोबार में भेज देते थे, सेलुलर जेल में डाल दिया करते थे, उसको काला पानी कहा जाता था भारत का। तो उसी प्रकार से ये पर्याय बन गया। मेवाड़ में ये जो सराड़ा का जो किला है जो उदयपुर में आता है, इसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। और भूरेलाल भैया को यहाँ पर भेज दिया गया था। अब भूरेलाल भैया को एक और चीज़ के लिए आप याद रख सकते हो। देखो, थोड़ा सा मैं और बता दूं, अब जब ये विषय आ गया तो फिर दोबारा मुझे बताना पड़ेगा, यहीं बताता हूँ। भूरेलाल भैया के बारे में और एक बात बताऊंगा, लेकिन 4 अक्टूबर 1938 को जब इन लोगों ने सत्याग्रह किया तो यहाँ पर कुछ और जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके संबंध में भी ध्यान रखना है। एक थे रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास पहले सत्याग्रही थे जिनको गिरफ्तार किया गया, यानी जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया उसमें सबसे पहले जो थे वो रमेश चंद्र व्यास थे। तो ये थे प्रथम। अब इनकी बात आई तो रटना मत, भीलवाड़ा के थे ये राजस्थान का जो जिला है, ये इधर आ जाओ, ये राजस्थान का ये जिला भीलवाड़ा से थे। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो ताकि आप रटो नहीं। ये 1935 में एक बम कांड में भी इनका नाम आया था। 1935 में डोगरा केस था एक, 1935। इसको तो मैं ये बाद में हटाएंगे, चलो ध्यान दो। एक तो कौन सा था? डोगरा कांड। ये डोगरा कांड कब हुआ था? 4 अप्रैल 1935। क्या हुआ था दरअसल? 4 अप्रैल 1935 को अजमेर में, यह हुआ आप यहां अजमेर में इन लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर बम फेंका। यह अजमेर में वो पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था डोगरा। डोगरा को मारना था, डोगरा तो मरा नहीं, लेकिन उसका जो एक बॉडीगार्ड था सलाउद्दीन, उसके ऊपर जाके वो बम गिरा और सलाउद्दीन मारा गया। रमेश चंद्र व्यास के साथ में एक और व्यक्ति थे यहां, ज्वाला प्रसाद शर्मा। कौन? ज्वाला प्रसाद शर्मा। लेकिन इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके फिर बाद में दोनों को ही सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। क्लियर है यहां तक? ओके। अब वापस भूरेलाल भैया पे आ जाओ। ये हो गया साहब, 4 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन ये कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया। भूरेलाल भैया के बारे में एक बात और ध्यान रखना कि 1944 में एक नदी में बाढ़ आई थी।
इसको क्लियर कर ही लेते हैं, ये हटाओ, इधर आ जाओ। एक नदी है साहब खारी, जो कहां से निकलती है, राजसमंद। राजसमंद ये जिला है राजस्थान का, सिस्टम प्रॉब्लम करता है कई बार। ये राजसमंद जिला है, राजसमंद में पहाड़ियां हैं, बिजराल की पहाड़ियां। कौन सी? बिजराल या विजराल। यहां से खारी नदी का उद्गम होता है। खारी नदी में बाढ़ आई थी 1944 में, और 1944 में उस बाढ़ से राहत के लिए, सहायता के लिए बाढ़ सहायता समिति बनाई गई थी। कौन सी? बाढ़ सहायता समिति। ये बाढ़ सहायता समिति, उसी बाढ़ सहायता समिति में भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष, यहां पर भी उपाध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल में 24 अप्रैल 1938 को जो बना, और उस बाढ़ सहायता समिति में भी इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था 1944 में। सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी नदी में बाढ़ आई थी? खारी नदी में। कब आई थी? 1944 में। कौन कौन पदाधिकारी थे? ये तो उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर वैद्य। ध्यान रख लेना, कौन? भवानी शंकर वैद्य। भूल जाओ तो एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। ये क्या नदी है और इसका पानी खारा है। मेरे एक मित्र हैं भवानी, हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनका फोन आ जाएगा, बोले यार क्या पढ़ा रहे हो मेरे लिए। तो वो क्या, इस जब पानी में उतरते हैं तो खारे पानी से उनको एलर्जी रहती है। खारे पानी में उतरते ही जैसे नमक लगता है उनका रंग भूरा हो जाता है, रंग ही बदल जाता है। तो अभी वो वर्तमान में भूरे रंग के ही हैं, क्योंकि खारे पानी में उतर गए थे। और आप देख रहे होंगे तो फोन कर लेना भवानी जी मेरे को, लेकिन मुझे तो विद्यार्थियों को याद कराना है, कोई बात नहीं। ध्यान हो गया आपको कि खारी यानी खारा पानी, यानी खारी नदी में बाढ़ आई थी। भवानी का मतलब भवानी शंकर वैद्य, और भूरे मतलब भूरेलाल भैया। ये भूरेलाल भैया उपाध्यक्ष और भवानी शंकर वैद्य इसके अध्यक्ष। अब भवानी शंकर वैद्य का जब नाम आया तो ये भवानी शंकर वैद्य मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख नेताओं में से थे, संस्थापक सदस्यों में से थे। संस्थापक सदस्य मतलब वो सदस्य, वो नेता जो उस संगठन को बनाने वाले आरंभिक जो सदस्य थे, तो उनमें भी ये थे। तो अब सवाल ये आता है और कौन कौन से सदस्य थे, क्योंकि सवाल तो हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से नेता मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या नहीं है। तो ध्यान रखना, एक तो मैंने आपको बताया ही कौन, माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी ये तो हैं, इनके बारे में तो अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। एक बलवंत सिंह मेहता, इनके बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया। मेहता के अलावा भूरेलाल भैया, ये भी बता दिया। इसके अतिरिक्त भवानी शंकर वैद्य, भवानी शंकर वैद्य। इसके अलावा जमनालाल वैद्य, जमनालाल बजाज मत करना, जमनालाल बजाज अलग है, जमनालाल वैद्य, जमनालाल वैद्य। इसके अतिरिक्त परशुराम, परशुराम, अपने पर्स में भगवान राम की फोटो रख लेना, याद नहीं हो तो परशुराम। इसके अतिरिक्त दयाशंकर क्षोत्रिय, याद कुछ नहीं करना, सारे याद हैं। दयाशंकर क्षोत्रिय। वर्मा जी तो ध्यान है, बलवंत सिंह मेहता ध्यान है, भूरेलाल भैया ध्यान है, मेरे वो मित्र भी ध्यान है, भवानी शंकर जो खारी नदी में उतर गए थे। इसके अतिरिक्त जमनालाल बजाज ध्यान है, तो उनसे जमनालाल वैद्य ध्यान कर लेना। पर्स में राम को रख लेना, तो परशुराम और दयाशंकर क्षोत्रिय। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य थे, जो आरंभिक जो नेता थे, उनके प्रमुख लोग रहे ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। क्लियर है साहब यहां तक? ओके। अब जरा ध्यान देना, वर्मा जी से रिलेटेड कुछ और बातें। हमने कहां से शुरुआत की थी कि वर्मा जी को पेड़ से बांध के उल्टा लटकाया गया, कपड़े फाड़े गए और इनको पीटा गया। ठीक है, फिर हम चले गए कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि अजमेर से परचेर पुस्तक बांट रहे थे मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ वासियों से एक अपील। अब मेवाड़ में से बाहर क्यों भेज दिया था, तो मैंने बताया था प्रजामंडल इन्होंने बनाया था, इनको सरकार के द्वारा निष्कासित किया गया था, पहले भी इनको निष्कासित किया जा चुका था, और फिर सारी सब बातें मैंने आपके साथ चर्चा की। अब माणिक्यलाल वर्मा जी से रिलेटेड थोड़ी सी और बातें करते हैं। देखो, वर्मा जी को एक तो ध्यान रखना, देश का सर्वोच्च, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण, 1965 में। जब युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान का, तो 1965 में तो हुआ था, तो ध्यान हो जाएगा 1965 में पद्म भूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण। ये ध्यान नहीं रहे तो दूसरा, पहला तो ध्यान है भारत रत्न सबसे बड़ा है, नागरिक सम्मान बोल रहा हूं मैं ना, सैन्य सम्मान नहीं बोल रहा। दूसरा पद्म विभूषण, तो ये वी बन रहा है ना, देखो वी में 2 उंगलियां, तो विभूषण दूसरे नंबर का। तीसरा हो गया आपका पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। तो इनको ये तीसरा मिला था पद्म भूषण, इनकी मृत्यु से लगभग 4 साल पहले। इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में, उससे 4 साल पहले। जन्म कब हुआ था? 1897 में। ठीक है साहब।
2 बार ये सांसद भी रहे थे, एक तो 1952 में लोकसभा पहुंचे थे, एक तो 1952 में, एक 1957 में। 1952 में ये जीते थे टोंक से, ये लो आ जाओ टोंक, 1952। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं आजकल, आने वाले एग्जाम जब आप देखोगे, यहाँ वीडियो से सवाल आएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। 1957 में चित्तौड़ से जीते थे, 2 बार ये सांसद रहे थे। परिवार के बारे में भी इनके सदस्यों के नाम ध्यान रखना, क्योंकि इनके सदस्यों के लगभग सारे लोग ही मेवाड़ प्रजामंडल की क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, इसीलिए फिर सवाल भी बनते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ से जुड़े हुए थे या नहीं थे, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। एक तो इनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, ठीक है साहब, ये पत्नी नारायणी देवी वर्मा, रटाऊंगा कुछ नहीं इनके बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा। नारायणी देवी, पुत्री इनके 5 थी और 1 पुत्र था, कुछ जगह 6 पुत्री और 1 पुत्र भी बताया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि वो कितनी पुत्रियां थी कितने पुत्र थे ये इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। पुत्रियां, पुत्रियों में 2 पुत्रियों के नाम ध्यान रखना, एक तो स्नेहलता वर्मा और एक सुशीला, क्योंकि ये गिरफ्तार हो चुकी थी, मेवाड़ सरकार ने इनको राज्य से निष्कासित किया था, प्रजामंडल गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। स्नेहलता और सुशीला, इनके बारे में भी अभी बताऊंगा। इसके अतिरिक्त इनके पुत्र थे, 6 महीने के ही जेल में चले गए थे, क्योंकि अपनी मां के साथ में थे। दीनबंधु उनका नाम था, पुत्र दीनबंधु। कितने, जब 6 महीने के थे तो अपनी मम्मी के साथ ही थे, नारायणी देवी के साथ में, और जेल में चले गए थे। अब नारायणी देवी वर्मा की हम बात करें तो नारायणी देवी वर्मा से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखना। एक तो 1944 में महिला आश्रम इनके द्वारा बनाया गया था, 1944 में। कौन सा आश्रम? महिला हैं तो महिला आश्रम बना दिया, ये लो महिला आश्रम, ठीक है। अब महिला आश्रम के अतिरिक्त एक और बात ध्यान रखना, 1939 में मेवाड़ मारवाड़ साइड में भयंकर अकाल पड़ा था। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा, इसको हटाओ, मैं बात कर रहा हूं 1939 की। इस हिस्से में पूरे में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था 1931 में। और मारवाड़ प्रजामंडल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था मारवाड़ में इस समय जो एक संगठन सक्रिय था 1939 में 39 में सॉरी, मारवाड़ लोक परिषद। ये जोधपुर की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा? मारवाड़, इसलिए बता रहा हूं ताकि ये रिकॉल हो जाए और कनेक्ट हो जाए। तो मारवाड़ लोक परिषद यहां पर बहुत अच्छा काम कर रहा था 1939 में, और लोगों की सहायता के लिए केंद्र बनाया था जिसको चारा केंद्र कहा गया था। बताया था ना मैंने आपको प्रजामंडल में, चारा केंद्र। कब बनाया था? 39 में। कहां बनाया था? फलोदी में। ध्यान रख लिया करो, कुछ ट्रिक बना लिया करो अगर ध्यान नहीं रहे तो, कि चारा केंद्र में फल बांट रहे थे, फल यानी फलोदी बनाए थे। और महाराजा जो उम्मेद सिंह के थे जोधपुर के, मारवाड़ के, उन्होंने लोगों को 80 लाख रुपए का पूरा अपना खजाना जो है वो खोला था लोगों की सहायता के लिए। तो मारवाड़ वाले तो ये कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ में क्या हो रहा था? मेवाड़ में अकाल सहायता समिति बनाई थी। तो मैं नारायणी देवी वर्मा से कनेक्ट कर रहा हूं। मेवाड़ में अकाल सहायता समिति, अब इसको नेतृत्व कौन कौन दे रहे थे तो ये ध्यान रखना। 1939 में बनी थी, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सोच लिया करो ना 39 में क्या हो रहा होगा किसी और से, जैसे मेवाड़ में क्या हो रहा था साहब, जयपुर में क्या हो रहा था, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि 39 में अकाल है तो अकाल सहायता समिति यहां पर बनी थी। नारायणी देवी वर्मा और नंदलाल जोशी ये नेतृत्व कर रहे थे इस अकाल सहायता समिति का, ठीक है। नारायणी देवी वर्मा और नंदलाल जोशी। अब ये सवाल आएंगे, मैंने जो सवाल बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं ताकि जानबूझकर आप गलती करो, तो बहुत सारे मैंने मिक्स कर दिए उनको, मजा आएगा आपको फाइट करने में। क्लियर है? नारायणी देवी वर्मा का ये विषय कनेक्ट हो गया। तो नारायणी देवी वर्मा के बारे में क्या बताया? एक तो मैंने बताया कि 1939 में अकाल सहायता समिति, नारायणी देवी वर्मा और नंदलाल जोशी ये नेतृत्व कर रहे थे, वो अकाल सहायता समिति में सहायता कर रहे थे लोगों की, और 1944 में इन्होंने महिला आश्रम स्थापित किया था। अब थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं और ऐसे कौन कौन से आश्रम थे, लगे हाथ इस आश्रम के साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा भी 2 आश्रम स्थापित किए गए थे 1934 में। कहां कहां? राजस्थान के मैप की तरफ लेके चलता हूं, इधर आओ भाई। जब इनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा महिला आश्रम स्थापित कर रही हैं तो फिर पति पीछे क्यों रहे? इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, 1934 में स्थापित किए थे। ये साल रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको रीजन दूंगा 1934 में क्यों किए थे, ठीक है। एक तो किया था अजमेर में, अजमेर में एक जगह आती है नारेली, एक गांव आता है, यहां पर एक आश्रम बनाया था, सेवा आश्रम।
सिंपल भैया, नारेली में नर आ रहा है ना, तो नर सेवा नारायण सेवा, तो नर सेवा, सेवा का मतलब ये हो गया सेवा आश्रम 1934 में। इसके अलावा डूंगरपुर में भी बनाया था, एक जगह आती है खांडलाई जो डूंगरपुर के सागवाड़ा में आता है। सागवाड़ा एक तहसील है, जैसे डूंगरपुर में सागवाड़ा है, सीमलवाड़ा है, आसपुरा है, ये डूंगरपुर के क्षेत्र हैं। ये डूंगरपुर आ जाओ, यहां पे है सागवाड़ा, तहसील है डूंगरपुर में। यहां आता है जगह आपका खांडलाई। इस खांडलाई में इन्होंने आश्रम बनाया था, खांडलाई आश्रम, सिंपल। तो ये इनके पति के द्वारा बनाए गए थे। अब सवाल ये 1934 में क्यों? 1934 में ये मेवाड़ से बाहर अजमेर या डूंगरपुर में क्यों है? मेवाड़ में क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पहले भी मेवाड़ सरकार ने राज्य से निष्कासित कर दिया था, माणिक्यलाल वर्मा जी को। क्यों कर दिया था? तो इसके लिए फिर थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, 1931 की तरफ आपको लेके चलूंगा मैं। बात है 21 अप्रैल 1931। क्या हो गया था इस दिन? 21 अप्रैल 1931 को माणिक्यलाल वर्मा ने सत्याग्रह किया था। क्यों सत्याग्रह किया था? अब फिर थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतिहास में हर चीज पिछले वाली चीजों से जुड़ी हुई है। तो बात है 1927 की। उस 1927 के कारण इन्होंने 1931 में यह सत्याग्रह किया। तो 1927 में क्या हुआ था? 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे विजय सिंह पथिक, वो अलग हो गए थे, औपचारिक रूप से अलग हो गए थे। क्योंकि 1927 के आसपास में उन्होंने किसानों से ही कहा था, बिजोलिया के किसानों से, हालांकि और भी अलग अलग सोर्स बताते हैं कि वो पंचायत का फैसला था, खैर, उन्होंने कहा था कि आप अपनी जमीन पे हल ही मत चलाओ, हल नहीं चलाओगे पट्टे वापस दे दो, हल नहीं चलाओगे पट्टे वापस दे दोगे तो ठिकानेदार घबरा जाएगा और ठिकानेदार आपके टैक्स कम कर देगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, ठिकानेदार ने उन जमीनों को नीलाम कर दिया और उनके जो साथी किसान थे उन्होंने उन जमीनों को खरीद लिया। अब खरीद लिया तो जिन बेचारों ने हल नहीं चलाए थे, पट्टे दे दिए थे, वो ठगे गए। अब क्योंकि उनके पास में तो जमीन भी नहीं है, जमीन नहीं है तो अब अनाज कहां से लाएंगे? तो उनकी जमीनों को वापस लाने के लिए 1931 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा यह सत्याग्रह किया गया था और मेवाड़ सरकार ने इनको निष्कासित कर दिया था। और वहां क्या हुआ था 1927 में? फिर रामनारायण चौधरी विजय सिंह के मध्य, विजय सिंह पथिक के मध्य आपसी मतभेद हो गए थे, वो अलग हो गए थे। फिर जो किसानों के लिए मिलकर काम कर रहे थे वो संगठन लगभग खत्म सा हो गया, राजस्थान सेवा संघ। क्लियर है? खैर, हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात नहीं करेंगे, उसके लिए आप अलग से वीडियो देख लेना। किसान आंदोलन में मैं बता चुका, केवल मैं ये कनेक्ट कर रहा था कि 1931 में सत्याग्रह किया था, ये मेवाड़ से बाहर थे। 1934 में इन्होंने नारेली अजमेर में आश्रम बनाया, सेवा आश्रम, और 1934 में खांडलाई डूंगरपुर में जो सागवाड़ा में आता है वहां पर इनके द्वारा एक आश्रम बनाया गया था। क्लियर है? ये सारी बातें कनेक्ट मैंने किससे की थी? नारायणी देवी वर्मा से, कि नारायणी देवी वर्मा ने 1944 में आपके महिला आश्रम बनाया था। लेकिन अभी नारायणी देवी वर्मा के पास मैं अभी नहीं लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा मैं और जानकारी देना चाह रहा हूं माणिक्यलाल वर्मा से रिलेटेड। खांडलाई आश्रम वापस आ जाओ, ये डूंगरपुर में खांडलाई। अब माणिक्यलाल वर्मा थे तो बाहर मेवाड़ से, लेकिन वापस मेवाड़ आना था। अब वापस जब मेवाड़ आए तो इस खांडलाई आश्रम का दायित्व किसको दें? ये दे दिया भोंगीलाल पांड्या को, कि पांड्या जी आप संभालो, मैं जा रहा हूं मेवाड़, मेरी वहां पर ज्यादा आवश्यकता है। भोंगीलाल पांड्या ने इसको संभाला। भोंगीलाल पांड्या कौन? इनसे रिलेटेड जानकारी लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनको कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी, वागड़ क्या? ये जो एरिया ना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, इस क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, और इधर का गांधी इनको कहा जाता है। इनका जन्म 1904 या 1906 के आसपास में हुआ था, सीमलवाड़ा। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में आता है। 1976 में इनको भी देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, 1976 में, ध्यान रखना, पद्म भूषण। कब मिला था? 1976 में। कौन सा? पद्म भूषण। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें इनसे रिलेटेड आप ध्यान रख सकते हो। वागड़ सेवा मंदिर पूछ लिया जाता है, किसने स्थापित किया था? इनके द्वारा स्थापित हुआ था, वागड़ सेवा मंदिर। ठीक है ना? वागड़ सेवा मंदिर। इसके अलावा डूंगरपुर प्रजामंडल की जो प्रमुख गतिविधियां हो रही थी, तो डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं में से ये थे, मुख्य नेता यही थे, बाकी और भी थे। इनके द्वारा 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। हालांकि मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा जिसमें जो बचे कुछ और प्रजामंडल रह जाएंगे उनको हम उन बाकी वीडियोस में समेट लेंगे। तो 1944 में जो डूंगरपुर प्रजामंडल था, उस डूंगरपुर प्रजामंडल को भोंगीलाल पांड्या के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? अब हमने क्या शुरुआत की थी कि साहब इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। अब वागड़ के गांधी, ये तो राजस्थान के अलग अलग जो क्षेत्रों के गांधी हैं वो कौन कौन?
लगे हाथ इनको भी कर लेते हैं। क्योंकि देखो पढ़ने का अपना एक अलग मजा होना चाहिए, इंटरेस्ट से पढ़ा करो, मजे से पढ़ा करो, कि जो भी विषय आया उस विषय में चैन जोड़ते जाओ, लिंक जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। आप अगर चाहो तो इस तरीके से अगर पढ़ना शुरू करोगे तो केवल मेवाड़ प्रजामंडल से पूरी राजस्थान जीके खत्म कर सकते हो। आप ज्योग्राफी में चले जाओ, आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप कल्चर में चले जाओ, केवल एक पॉइंट से। आप अगर चाहो तो केवल मान लो एक अलमारी को पकड़ के या किसी लोहे के टुकड़े को पकड़ के पूरे विश्व का इतिहास पढ़ सकते हो कि साहब ये कहाँ है, लोहा, ठीक है, कहां से हुआ, ये कहां से आया, ये खनन हुआ, अच्छा सबसे ज्यादा खनन कहां होता है, अच्छा ये तो वहां होता है, वहां होता है, किस प्रकार इसका सांद्रण किया जाता है, अच्छा वहां पर होता है तो वहां इसकी क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहीं ज्यादा क्यों होता है, प्लेट्स वगैरह किस तरीके से कैसे टकराई होंगी। तो आप एक ही विषय से उसकी जड़ों में जाते 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 बहुत कुछ पढ़ सकते हो। खैर अभी यहां पर आ जाओ, यहां तो वीडियो अब मैं पूरा 20-20 30-30 घंटे का तो एक वीडियो नहीं बना सकता, हमारे पास में समय सीमित है, इसलिए जितना कम समय में आपको ज्यादा जानकारी दे सकता हूं उतना मैं देने का प्रयास करूंगा। तो वागड़ के गांधी हो गए। एक और ध्यान रखना, चिड़ावा का गांधी, लगे हाथ। हालांकि ये जानते हैं आप, चिड़ावा आता है राजस्थान के झुंझुनू में, और केवल इतने सीमित मत रखा करो चिड़ावा का गांधी कौन, इनके बारे में और भी जानकारी लिया करो। चिड़ावा का गांधी कौन, प्यारेलाल गुप्ता, बहुत प्यारे हैं बेचारे, प्यारेलाल गुप्ता, इनको कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। 1922 में आए थे चिड़ावा में, पहले राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश में रहते थे, 1922 में यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर इन्होंने एक समिति बनाई थी, अमर सेवा समिति। ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, कौन सी समिति, अमर सेवा समिति। और इसी के तत्वाधान में फिर उन्होंने एक स्कूल भी चलाया था, लोगों को ये राजनीतिक रूप से जागृत कर रहे थे। वहाँ के ठाकुर को पसंद नहीं आया, इनको घोड़े के पीछे बांधा और 30-40 किलोमीटर इनको सड़क पर घसीटा गया, बाद में जेल में बंद कर दिया गया इनको, फिर बाद में छोड़ा गया था। तो ये चिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता। राजस्थान का गांधी आप जानते ही हो, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, जो सिरोही के हैं, ये सिरोही के थे, वर्तमान में तो जीवित नहीं है। गोकुल भाई भट्ट, लो फोटो ही देख लो इनकी, ये रहे गोकुल भाई भट्ट। इनके बारे में मैं बता चुका एकीकरण में कि इनके सिरोही से रिलेटेड इनका एक गांव है हाथल, और इनके कारण ही सिरोही का आधा भाग राजस्थान को पहले मिला था, सिरोही के टुकड़े कर दिए थे। रिकॉल करा देता हूं आपको, ध्यान है जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का छठा चरण संपन्न हुआ था, तो सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक हिस्सा तो बंबई प्रांत में मिला दिया गया था, और ये बचा हुआ जो हिस्सा था जिसमें एक गांव आता था हाथल, वो राजस्थान को दे दिया गया था। और सिरोही के ये जो आबू वाला हिस्सा है, माउंट आबू, जहाँ टूरिस्ट जाते हैं बहुत, और एक रणकपुर, ये बंबई प्रांत में मिला लिए गए थे दोनों। अब ये वाला हिस्सा भी इसलिए दिया गया था क्योंकि हीरालाल शास्त्री ने, जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा था। वल्लभ भाई पटेल को क्यों लिखा था, क्योंकि रियासती विभाग के कर्तम धर्ता वही थे, रियासती विभाग जो 5 जुलाई 1947 को बनाया था रियासतों को इकट्ठा करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि साहब हमको तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए, गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान को चला ही नहीं सकते, हमारे लिए तो गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान दोनों का मतलब एक ही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर राजस्थान के ये सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए कि ठीक है आपको तो गोकुल भाई भट्ट ही तो चाहिए, तो ये गोकुल भाई भट्ट का गांव ले लो, आथल गांव, बाकी ये हिस्सा हमको दे दो। बाकी फिर आगे क्या हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया था वहाँ पर। तो खैर वापस इस विषय पर आ जाइए। ये हमने नारायणी देवी वर्मा से शुरू किया था, और नारायणी देवी वर्मा से लिंक करते हुए और भी अगल बगल की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इनकी पुत्री स्नेहलता, तो इनके संबंध में ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल बनाया, मेवाड़ प्रजामंडल पर सरकार ने रोक लगाई। 24 सितंबर 1938 को इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, मेवाड़ प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता और नेता थे, इन्होंने 4 अक्टूबर को सत्याग्रह किया था। माणिक्यलाल वर्मा तो बाहर थे, मेवाड़ से बाहर थे, इन्होंने दशहरे के दिन सत्याग्रह किया था। मैंने आपको ये बताया था भूरेलाल भैया और ये रमेश चंद्र व्यास, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी दिन जब ये गिरफ्तार हुए थे तो इनकी ये जो पुत्री थी स्नेहलता और इनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी पुत्री सुशीला, तो सुशीला के बारे में भी आप थोड़ा सा समझो। ये सुशीला भी बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको गिरफ्तार किया गया था, सुशीला को। अब ये क्या है साहब, तो ध्यान दो थोड़ा सा। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हम जानते हैं गांधी जी ने 8 अगस्त को बॉम्बे में एक मैदान है ग्वालिया टैंक, अभी वो कथन आएगा जिसकी शुरुआत इस वीडियो से मैंने की थी, ग्वालिया टैंक मैदान। यहाँ पर एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई, कि साहब अब करो या मरो का समय आ गया। वर्मा जी भी गए हुए थे इसमें भाग लेने के लिए, यहाँ पर जो मैदान में रैली हो रही थी।
अब जब ये बाहर निकल कर आए तो इनके इंदौर के एक मित्र ने पूछ लिया, हाँ भाई आपका क्या सोचना है, आप लोग भाग लोगे क्या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो इन्होंने ये कहा कि हम हमेशा से हर हर महादेव बोलते आए हैं और अब भी बोलेंगे। मतलब हमारे यहाँ तो भैया महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे योद्धा हुए हैं, संघर्ष हम लोग शुरू से करते आए हैं, तो अब संघर्ष क्यों नहीं करेंगे? पहले हमारे जो महाराणा थे उनका संघर्ष तुर्कों और मुगलों के खिलाफ था, अब हमारा आम जनता का जो संघर्ष है वो राजशाही के खिलाफ है, अब उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। हालांकि यहाँ पर मेवाड़ में जो आंदोलन हुए थे ये बाकी के प्रजामंडल आंदोलन से बिल्कुल अलग है, ये मेवाड़ वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है, बाकी जगह भावना देखने को नहीं मिलती। अभी समय आएगा जब मैं चर्चा करूंगा उसकी। क्लियर है साहब? तो वापस आप उस विषय पर आ जाओ। ये सुशीला भारत छोड़ो आंदोलन जब 8 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर आए और इन्होंने 20 अगस्त को मेवाड़ में 1942 को मेवाड़ के शासक जो उस समय थे महाराणा भूपाल सिंह, कौन? महाराणा भूपाल सिंह, उनको लेटर लिखा कि भैया 24 घंटे का टाइम देते हैं आपको, अंग्रेजों के साथ में जो संबंध बना रखे हो संबंध तोड़ लो। तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया माणिक्यलाल वर्मा को और नेताओं को गिरफ्तार किया। इनकी जो पुत्री थी ये सुशीला, इन लोगों को नजरबंद कर दिया गया। तो ये ध्यान रख लेना, ये सुशीला वर्मा इनकी पुत्री थी। और कुछ बातें ध्यान रखना, इनकी जो शादी हुई थी सुशीला की वो हुई थी राजस्थान के, बाद में चलकर मुख्यमंत्री बने थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर 2 बार सीएम रहे थे राजस्थान के। ठीक है साहब, एक बार तो 1981 से 85 तक, 1981 से 85, और दूसरी बार रहे थे 1988 से और 89 तक। पहली बार जब ये रहे थे तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि चुनाव के समय क्या हुआ था, जो खंडार आता है वर्तमान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, खंडार तहसील आती है, जैसे सवाई माधोपुर, खंडार, बामणवास, बोली, ये सब सवाई माधोपुर में आता है। कहाँ गया मैप? तो ये सवाई माधोपुर जिले में आपके खंडार से एक निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनका नाम था मान सिंह। अब मान सिंह की जब हत्या हो गई थी तो नैतिक रूप से शिवचरण माथुर के द्वारा अपनी सरकार से त्यागपत्र दे दिया गया था। क्लियर है? शिवचरण माथुर को और ध्यान रख सकते हैं कि कोटा से और गुना के बीच में, गुना आता है एमपी में, रेलवे जो लाइन थी, उस रेलवे लाइन पर जो ये पुल बना हुआ था, ब्रिज, उस ब्रिज को इनके द्वारा डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। डायनामाइट लगा के उस ब्रिज को ही उड़ा दिया था शिवचरण माथुर ने, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उससे पहले की बात है। क्लियर है साहब? तो ये इनका कुछ परिचय। वापस विषय पर आ जाओ। ठीक है, ध्यान दीजिए। बात करते हैं इनके पुत्र की, दीनबंधु की। तो दीनबंधु भी जेल गए थे, 6 महीने के थे जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो अपनी मम्मी के साथ ही थे। अब 6 महीने का तो बच्चे को क्या पता क्या आंदोलन क्या नहीं है, तो छोटे थे इसलिए मम्मी इनको साथ में लेकर चली गई थी। बाद में ये सांसद भी बने थे, लोकसभा भी पहुंचे, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य भी रहे। और इनकी जो मदर थी नारायणी देवी वर्मा, ये भी राज्यसभा, भारत की जो राज्यसभा है उसकी मेंबर रही थी 70 से और 76 तक। अभी मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझानी है, लेकिन अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी बातें रह गई हैं और मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड जो टेस्ट का सेशन होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो उन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम पढ़े हुए इस विषय को तो रिकॉल करेंगे ही करेंगे, और जो कुछ आपको अभी बताना रह गया है उस विषय को भी उन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड ये 2 वीडियो देखने के बाद, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने के बाद 8 या 10 किताबों में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितना मैटर मिलेगा, इतना सारा मैटर आपको इन 2 वीडियो में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। जय हिंद।